तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर कॉइल या लूप का मतलब यही है कि कोई वायर है और उसको आप राउंड शेप में ऐसे बना दिए हो, ठीक है। तो वो उसका क्या कहलाएगा? सर्कुलर लूप कहलाएगा। अब राउंड शेप में बनाने के बाद जो इसका सेंटर है उससे एक लाइन जाने देंगे, वो लाइन उसका क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। उस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टेप्स लिख दिया हूँ, इस स्टेप्स के हिसाब से आपको काम करना है। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन ये स्टेप ध्यान रखेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है? एक सर्कुलर कॉइल हो गई ये ना, माने इसको कैसे बनाते हैं? कोई वायर है उसको बेंड कर लिए, इसमें इस डायरेक्शन में करंट इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। और इसका जो रेडियस है इस कॉइल का, ये क्या है? कैपिटल आर है। अब यदि मैं इसी में एक्सिस बना दूं तो ये इसका वाई एक्सिस हो गया, इसका ये कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ से इधर की ओर यदि मैं एक सेंटर से पास होते हुए लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट पी हो गया। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? एक्स है। अब इसमें हम छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं, ये एलिमेंट बोलते हैं इसको, ये वाला ना पार्ट, ये वाला जिसको मैं मोटा कर रहा हूँ दिख रहा है, ये दोनों पार्ट में हम ले लेते हैं क्या? एक स्मॉल लेंथ का एलिमेंट ए, है ना। ये एलिमेंट है, ये हो गया डीएल। एलिमेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। अब इस एलिमेंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है? आर, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा वो क्या है? थीटा है ना। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप देखो यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल में करंट यदि नीचे की ओर जा रहा तो ये कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा एक तरह से। और यदि इधर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में तो कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड टू द पेपर होगा। तो यहाँ पर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ, ये क्या हो गया? डीबी, ठीक है। ये डीबी वेक्टर भी लगा सकते हैं। इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे आप लोग 11th में पढ़े हो कि वेक्टर को हम तोड़ते हैं, तो जैसे यदि हम आर वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके दो हो जाएंगे। एक हो जाएगी डी बी वाई, वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो जाएगा। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे ये डी बी क्या है? साइन फाई है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बन रहा है ये डी बी एक्स डायरेक्शन का, ये कहलाएगा डी बी कॉस फाई, कॉस थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया। बस इतना है, आपको डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम के बारे में लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे आप इसको देख रहे हो उसी तरह से इसकी वर्डिंग कर देना है। तो देखिए, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल of center O and radius R, in which I current is flowing. There is point P on its axis at distance x from point O, ठीक है। And consider a small element dl, its distance is from point P is R। इतना भर आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे देना है डायग्राम का। क्लियर हो गया? तो चलिए बोल के देखिए तो। कंसीडर ए सर्कुलर सर्कुलर कॉइल और लूप विथ सेंटर ओ, फिर हाँ, इन which current passing is I, its radius is R, there is point P at the axis, ठीक, एट द एक्सिस हुज डिस्टेंस इज एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक। फिर ये क्या है? डीएल, स्मॉल एलिमेंट इज डीएल,
ठीक है, हुज डिस्टेंस इज आर फ्रॉम पॉइंट पी, बस इतना लिख देना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। यहां पर क्या आप वर्डिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या है वहां पर फार्मूला लिख दिया हूं, क्या, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है, आई डी एल साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। साइन 90 इसलिए कि ये मान लो टेंजेंट मान लेते हैं, तो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो रेडियस के साथ ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। इस स्टेप को फॉलो करते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये है कि यदि आप एग्जाम में जा रहे हो तो ये स्टेप आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये हो गया, फार्मूला भी लिख लिए, अब हमको क्या करना है, कंपोनेंट्स बताना है ना। तो यहाँ पर दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना, इसका जो है 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको लिख देंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। तो जो डी बी साइन थीटा के कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ लिख देना है डी बी साइन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डी बी साइन थीटा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, dB cos theta is in same direction, all components of dB sin cos theta are in same direction, so the total electric field, अब जब सेम डायरेक्शन में होता है तो टोटल इलेक्ट्रिक बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उसको हम सम कर देंगे। क्लियर हो गया। तो क्या लिखोगे इसके लिए, 2 कंपोनेंट ने आपने डिवाइड कर दिया, तो लिख देना है dB sin theta is perpendicular component, all components are cancelled each other। ठीक है, बट द dB cos theta is along the axis, so the total magnetic field at point P, ये यहां पर वर्डिंग कर देना है। क्लियर हो गया। हाँ बोल के बताओ क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, अपोजिट है ना। dB sin theta, all components of dB sin theta are perpendicular and opposite to each other, so they cancel each other। और फिर इसके बारे में क्या लिखोगे, dB cos theta is along, all components of dB cos theta are along the axis, so they add up, वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो इतना लिखने के बाद जो हमारे पास ये फार्मूला आया है, इस फार्मूले को हम सम करेंगे, माने इंटीग्रेट करेंगे। तो dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये समझ लो कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB cos थीटा, है ना। इस कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे डीएल डीएल ले लेंगे तो सारे कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो b इक्वल टू, यहां पर मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं, dB की वैल्यू आप यहां निकाले हो, देखो तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को dB की जगह लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा, आइडियल अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब कॉस थीटा की बात करते हैं,
तो आप इसमें से कॉस थीटा देखोगे तो यहाँ पर इसमें जो है ये है बेस, इसका जहाँ थीटा लगता है वहाँ पर बेस होता है, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया, आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, ये बेस है और आर इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है, आर है, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, स्मॉल आर। क्लियर हो गया। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में ये इसका बेस है और ये इसका ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। अब देखो इसमें जो टुकड़ा है वो डीएल भर है, स्मॉल एलिमेंट क्या है, डीएल, तो एडिशन इसी का होगा। तो सबको हम बाहर कर देंगे, इसको भर इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। तो देख लेते हैं, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर देखो यहाँ पर लिख दिया आई डी एल, और ये आर स्क्वायर और आर हो जाएंगे क्या, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या बचा है, कैपिटल आर। तो ये डीएल में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूँ, यहाँ पर फिर से देखना, डीएल को बाद में लिखना, आई लिखा, फिर क्या लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर क्यूब। मतलब मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, इनको मिला के लिखना है। अभी जो इंटीग्रेशन है ये इसमें लग जाएगा, ये हो जाएगा डी, इतना भर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे की स्टेप में देखते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई आर, और यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो गया 2 पाई आर। अब ये पचा नहीं आपको ना कि ये कैसे कैसे आ गया, कि पच गया, हाँ 2 पाई आर समझ में आ गया, ये नहीं आया। तो चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ आ गई। सबसे पहले बात करता हूँ आर की, ठीक है। आर की वैल्यू चेंज किया हूँ ना, यहाँ आर क्यूब था, ठीक, और यहाँ पर जो है ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। तो आप जानते होंगे यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल है, उसमें पीजीटी थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि ये हाइपोटेनस है इसका, तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का सम होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो हमारे पास आर है ये हाइपोटेनियस है, आर क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये जो है आर स्क्वायर ये बेस हो गया, एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया, इसके रूट के इक्वल होता है। कैसा होता है, अंडर, इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, है ना। तो इसको रूट अंडर लगा के मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/2। चाहे हम ऐसा लिख दें, रूट एक्स लिख दें, चाहे एक्स की पावर 1/2 लिख दें, वो एक ही चीज़ कहलाता है, ठीक है। तो मैं रूट न लगा करके ये लिख रहा हूँ। मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर फिर से बोल देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, आर है, और यहाँ पर ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें स्क्वायर नहीं लगाया तो उधर स्क्वायर रूट लगता है, रूट न लगा के 1/2 हो गया, ठीक। अब इसकी पावर पहले से कितनी है, 3 है। तो ये आर है, केवल आर की वैल्यू, आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बदला है, दूसरा चीज़ आप देख रहे होंगे जो इंटीग्रेशन ये 2 पाई आर है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये पूरा सरकमफ्रेंस, यदि हम डीएल 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 ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट ले लें तो सारे एलिमेंट का ऐड करेंगे तो सरकमफ्रेंस बन जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, इसका रेडियस कैपिटल आर है तो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से काम खत्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इसको जमा के लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मेरे पास जो आया है वो क्या है, b इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब ये तो मेरा कांस्टेंट था। अब यहाँ देखता हूँ आई कहीं है, पहले संख्या लिखते हैं। ये जो ऊपर ऊपर का क्या लिखा है 2 पाई, तो कुछ कैंसिल होगा इसमें, 2 से ये 2 2 जा हो गया, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बस इतना ही कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना होगा, यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर 4 पाई ना लिख करके मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, म्यू नॉट हो गया। ठीक है, म्यू नॉट के बाद यहाँ देखो अब क्या बचा है मेरे पास, आई बचा है, आर आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताओ, आई, ये म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब अपॉन में देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा है। अपॉन में क्या बचा है 2, और साथ में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास 2 बचा, और इसमें बचा है आर स्क्वायर प्लस क्या बचा है एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होती है 3/2। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया। इसी से हम सेंटर पर भी निकाल सकते हैं, जैसे हम एक सर्कुलर कॉइल का सेंटर पर बता चुके हैं। आजकल वो नहीं आता, सीधे आ जाता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, with the help of it also find the magnetic field intensity at its center। तो पूरा यहाँ तक करके एक थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल के सेंटर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यदि यहाँ आ जाए, अभी पॉइंट में कहाँ लिया हूँ, दूर लिया हूँ एक्सिस पर, इस पॉइंट को सरकाते सरकाते मैं कहाँ पर ले आऊँ सेंटर पर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, एक्स बचेगा क्या, तो उसमें से एक्स हटा देते हैं, बस इतना काम तो करना है। तो ये जब हम कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें x की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा b, और मैं यहाँ पर ओ लिख देता हूँ, ओ का मतलब ओ पॉइंट पर सेंटर पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में हुआ 2, और इनटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसकी पावर हो गई 3/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटा दिए, छोड़ दिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे तो b इक्वल टू हो गया। अब इसमें से देखेंगे कि ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आर स्क्वायर, और ये मेरे पास बचा 2, और क्या बचा आर क्यूब, ये बाहर क्यूब है, ये क्यूब अंदर आ जाएगा। अब इसको से हम काट के देखते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आर स्क्वायर इससे कट जाएगा, एक आर बचेगा ना, तो हमारे पास क्या बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया। ये इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया सर्कुलर कॉइल के। ठीक है, यदि इस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स लगा दो, एन एन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स हो, है ना, तो यहाँ पर लिख दिए इफ कॉइल हैज एन टर्न्स देन, तो एक टर्न का ये आ गया, एन टर्न का निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे एक पेन की जो वैल्यू है 5 रुपीज़ है, 10 पेन की क्या होगी तो आप मल्टीप्लाई करते हो, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या हो गया 2r। इस तरह से ये फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल।